Assalamu alaikum. Welcome to EFU Insights, the podcast that helps you win at life. And मैं हूं सुमैरा फारूक फ्रॉम EFU और हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर तलहा। वेलकम डॉक्टर तलहा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है, जैसे आपने बताया। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं एक इदारा चलाता हूँ जिसका नाम है बीमी, एज इन बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। और हम लोगों को उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर करने में असिस्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स को। अच्छा, रमज़ान का तीसरा अशरा आ गया और हमने बड़ा ऑब्जर्व किया लोगों को कि रमज़ान में लोगों का जो स्लीप पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यानी हमें नहीं पता होता कब सोना है, कब जागना है और एक्टिविटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। उन तमाम चीज़ों का मेंटल हेल्थ पे कैसे असर पड़ता है? सो जब आप अपना रूटीन चेंज करते हैं, सबसे पहले जो रमज़ान के फरीज़े होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसकी वजह से आपके रूटीन चेंज होता है। जो नॉर्मल आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, वैसा नहीं हो पाता। तो मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। जब हम सोशल हेल्थ की बात करते हैं तो दोस्तों से कम मुलाकात हो रही है, दफ्तर में कम टाइम स्पेंड होता है, वो जो लंच आवर्स में आप बैठ जाते हैं अपने कॉलीग्स के साथ, वो टाइम कट हो जाता है। सो उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है आपको आउटलेट्स नहीं मिलते हैं उस तरीके से कोप करने के लिए। तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट ज़रूर आता है मेंटल हेल्थ पे, और हर किसी के लिए सब्जेक्टिव होता है। किसी को ज़्यादा महसूस होती है ये चीज़, जिसमें चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, या फिर डिहाइड्रेशन जब होती है फिज़िकल, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, चक्कर आ रहे हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हुँ। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। डॉक्टर तला बहुत सारे लोग खुश-खुश भी नज़र आ रहे होते हैं और कुछ लोग बड़े इरिटेबल होते हैं, कुछ लोग काम होते हैं और कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर देखा है इरिटेबल लोगों को। तो ये फ़र्क क्यों हम देखने में आ रहा होता है? देखिए, सबसे कॉमन जो चीज़ होती है वो नींद का ना पूरा होना। जैसे कि हमने कहा कि तरावी के फ़राइज़ आप पूरे करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई दोस्त आप बुला लेता है अपने घर पे, या फिर आप बाहर चाय पीने चले जाते हैं, या फिर कोई सोशल इवेंट हो रहा है, कोई एग्ज़िबिशन हो रही है ईद के करीब, तो वहाँ आपको हाज़िरी लगाना ज़रूरी होती है। शॉपिंग भी चल रही होती है आखिरी अशरे में, तो नींद आपको कम मिल रही होती है, फिर सहरी में उठना होता है आपको। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन घर पे होती हैं, वो आई थिंक बहुत सारी तो रात की नींद कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि 2 बजे से, अगर 4 बजे अज़ान है तो 2 बजे से सहरी का एहतमाम शुरू हो जाएगा। जॉइंट फैमिलीज़ हैं तो उससे पहले ही हो रहा होगा, एक फेस्टिवल सा माहौल होता है। फिर कहीं पे उनको नींद जाके मिलती है तो सुबह फिर स्कूल बच्चों को भेजना होता है, 1-2 घंटे बाद फिर उठ जाते हैं, और फिर वो रूटीन शुरू हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि अपनी नींद का ख़्याल ज़रूर रखें, ताकि आपकी जो दिन है, जागने वाला जो हिस्सा है दिन का, वो ज़्यादा सुकून से और कामली गुज़रे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने, नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई पई होती है जिससे बहुत सारे लोग इरिटेट भी हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्या फास्टिंग से हमारा जो इम्पल्सिव बिहेवियर है या एडिक्शन वाले जो बिहेवियर है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, रमज़ान जो है एक बहुत ही ऑप्टिमम टाइम होता है, जो साल में हमारे रिलिजन में हम सबको मिलता है, जो एक रीसेट आपको देता है। फ़िज़िकल रीसेट के थ्रू हमारी बॉडी गुज़रती है। जब हम सोचें कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है। थोड़े कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद, जब आप समझें तकरीबन पहले वीक के बाद, जो है आपकी बॉडी को समझ आने लगता है कि मुझे इस वक्त खाना नहीं मिलेगा, तो मुझे जो गुज़ारा करना है और एनर्जी पैदा करनी है, वो अपने ही अंदर जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, जैसे फ़ैट मौजूद है जो स्टोर हुआ है, जो प्रोटीन मौजूद है जो स्टोर हुआ है मसल में, उसी से एनर्जी पैदा करनी है और दिन गुज़ारना है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि पहला हफ़्ता ज़्यादातर लोग कहते हैं बड़ा डल-डल गुज़रता है, ज़्यादा काम नहीं होता, प्रोडक्टिव नहीं महसूस करते। वो इसी वजह से होता है कि आपकी बॉडी एक रीसेट पे जा रही है। जब वो रीसेट होता है तो आपके सेल्स को भी पता चलता है कि अच्छा जी, मुझे अब जो है ना, जो पुराने सेल हैं, मेरा इम्यून सिस्टम कहता है कि इसको मैं तोड़ूँगा और नए सेल को जगह दूँगा बनने के लिए। तो एक रीबर्थ हो रही होती है आपकी बॉडी के अंदर, बड़ी खूबसूरत। और इसको अगर आप स्पिरिचुअलिटी से और माइंडफुलनेस से कनेक्ट कर लें, तो मेंटल रीबर्थ की तरफ भी आप जा सकते हैं, इफ़ यू आर इंटेंशनल अबाउट इट। अगर उस नीयत से आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप कहें कि यार ये 1 महीना है, आई विल कनेक्ट विद माई सेल्फ एंड द पीपल आई लव एंड मैटर अराउंड मी। हुँ। तो रमज़ान यूजुअली हमें लगता है कि वर्किंग आवर्स कम हो गए हैं, लेकिन अगर हम बिज़ीनेस की बात करें तो हम तमाम लोग बड़े बिज़ी चल रहे होते हैं। या तो अगर कुछ नहीं है तो ऑफ़िस के काम के अलावा दोस्त, एक्टिविटीज़, देन रमज़ान में इफ्तार, सहरी के प्रोग्राम, फिर रिश्तेदार, फिर इफ्तार पार्टीज़ और उसके बाद टुवर्ड्स क्योंकि हम थर्ड अशरे में हैं, तो ईद की शॉपिंग की भी जो बड़ी गहमा-गहमी चल रही होती है। कहने को लगता है कि रमज़ान जो है वो बहुत स्लो होगा, लेकिन बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ इस टाइम के ऊपर हो रही होती हैं। तो इस तमाम बिज़ीनेस के अंदर हम किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो सिक्योर एंड सेफ कर सकते हैं?
आई थिंक प्लान करना बड़ा ज़रूरी है अपनी चीज़ों को। जैसे हम सबको पता है बीइंग मुस्लिम, साल में एक दफ़ा ईद तो आनी है और घर में सब ने नए कपड़े पहनने हैं। तो हम वो आखिरी अशरे का और आखिरी हफ्ते का और चांद रात का इंतज़ार क्यों करते हैं कि उस दिन मॉल जाएंगे और बत्तियां भी देखेंगे और शॉपिंग भी करेंगे जब बहुत ज़्यादा रश होगा और अपने आप को थका लेंगे। बहुत मैंने देखा है सोसाइटी में ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरी रात नहीं सोते चांद रात को और सुबह ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ईद का पूरा दिन सो रहे होते हैं। वो ईद का दिन तो आपका बर्बाद हो गया जब आप मिल सकते थे लोगों से। तो अब मैं अपनी मिसाल दूँ, तो मेरा ईद का जोड़ा आ चुका है घर पे, जो मैंने जनवरी में ऑर्डर कर दिया था। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या पहनना है, मैंने दर्जी से सिलवाना है, सुकून से वो घर पे आ गया। अब मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज़ की कि मुझे अब आखिरी दिन में सोचूँ कि मुझे जोड़ा चाहिए। आखिरी दिन में मैं ये सोचूँ कि स्पिरिचुअली मैं किस तरह से अपने आप से कनेक्ट कर सकता हूँ, आखिरी अशरे को मोस्ट यूटिलाइज़ किस तरह से कर सकता हूँ बनिस्बत इसके कि मैं बाहर टाइम गुज़ारूँ। जहाँ तक बात है कि दोस्तों दोस्तों का बुलावा आ जाता है, या फिर फैमिली का बुलावा आ जाता है इफ्तार वगैरह का, ज़रूरी है वो भी आई थिंक, बट एट द सेम टाइम उसमें म्याना रवैये और बैलेंस की भी बहुत ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं, हम किन लोगों से मिल रहे हैं और कितना मिल रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करूँ उस चीज़ के लिए जो मेरे लिए मैटर करती है। वो मेरे साथ बैठना, मेरे साथ अपना रिश्ता वो कायम होना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन के दुनिया के सामने पेश हो सकूँ। जी। शुरू में आपने ज़िक्र किया कि थोड़े शुरू के दिन लगते हैं 3 से 4 दिन फिज़िकल एंड इमोशनल रीसेट के लिए, और बाय नाउ हमें हमारा फिज़िकल रीसेट हो चुका हुआ होता है और काफ़ी कामनेस भी आ चुकी भी होती है। तो इस कामनेस को हम रमज़ान के बाद तक कैसे कैरी कर सकते हैं? आई थिंक कोई भी चीज़ हम इस तरह की ना करें रमज़ानों के दौरान जो हमें लगे कि हम बाद में सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम ये डिसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग हमने सुना है, हम सुनने में आता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है कि जिम जाऊंगा पहली तारीख को, और पहली तारीख को जिम भरे हुए होते हैं ज़्यादातर और सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं ज़िंदगी में पहली बार जिम गया और सारी ज़िंदगी की एक्सरसाइज मैंने एक दिन कर ली, तो मेरी बॉडी अगले दिन मुझे उठने नहीं देगी बिस्तर से और फिर मुझे होगा कि मुझे दर्द हो रहा है और जिम मेरे लिए नहीं है। मैं सस्टेन नहीं कर पाऊँगा बनिस्बत इसके स्मॉल माइक्रो हैबिट्स कायम करना जो आप अपनी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने स्केड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो रमज़ान हो या रमज़ान के बाहर हो। जैसे आप कहते हैं कि आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ना चाहते हैं रमज़ान के दौरान और यही चाहते हैं कि आप ये आदत कंटिन्यू करें रमज़ान के बाद भी। इसके साथ हर नमाज के बाद अगर हम 5 सांसें अपने साथ बैठ के माइंडफुली ले लें, लंबी गहरी सांसें, अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये एक अच्छी हैबिट है जहाँ पे आप एक माइंडफुलनेस पैदा करने की कोशिश करेंगे। माइंडफुलनेस का उर्दू का वर्ड मुझे नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ उसको, आपको पता है? नहीं, माइंडफुल से अच्छा प्यारा वर्ड हो नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। है तो ये, लेकिन हाँ, अपने हाल में हाज़िर होना। बिल्कुल, माइंडफुलनेस का ज़रूरी मतलब है। है अपने हाल में हाज़िर होना कि मैं जहाँ हूँ, खुश हूँ, जिस जगह पे हूँ, कंटेंट हूँ और जो मुझे मिला है वो मैं डिज़र्व करता था एंड मेरा ड्यू मुझे मिल गया है और अब जो आगे मिलेगा दुनिया से या लोगों से वो मेरा बोनस है। हुँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थॉट, लाइक माइंडफुलनेस के साथ आपने हमें ग्रेटिट्यूड का भी जो है वो लेसन दे दिया है। नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे क्विक क्विक क्वेश्चंस करूंगी और आप उसको क्विक क्विक जो है वो जवाब देंगे। तो पहला सवाल मुझसे ये है कि व्हाट इज़ दैट वन इमोशनल चैलेंज जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात करना नहीं पसंद करते रमज़ान के दौरान, वो कौन सा ऐसा चैलेंज है? आई थिंक मैं आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, बट मैं ख़वातीन के लिए बोलूँगा कि वो बहुत लोनली फ़ील करती होंगी। मुझे लगता है कि घर के काम भी करो, जो वर्किंग ख़वातीन हैं वो दफ़्तर भी जाएँ, वापस आएँ, फ्रूट चाट भी बनाने हैं, वो सारे काम करने हैं, उनको तो ब्रेक नहीं दिखता मुझे मिलता होगा घरों में इफ़्तार तक, जब तक वो नमाज़ के लिए भेज नहीं देती हैं घर के मर्दों को कि कहीं पे वो वाइंड डाउन कर सकें। मर्दों का चैलेंज अगर और फिर उसके बाद ट्रैफ़िक का इश्यू है। इफ़ यू टॉक अबाउट चैलेंजेज़ व्हाट मेन फेस, आई थिंक उनके चैलेंज अगर वो वर्किंग हैं तो उनका यही होता है, ट्रैफ़िक में फँस रहा हूँ, घर का सामान लेना है, महंगाई हो गई है, हर किसी का अलग-अलग तरीके से होता है। बिल्कुल। ओके, कौन-सी वो एक ऐसी हैबिट है जो कि मेंटली हमें ड्रेन कर सकती है ड्यूरिंग फास्टिंग या इवन ड्यूरिंग रमज़ान, कौन-सी ऐसी मेंटल आई हैबिट? थिंक जो हमारे एक एपिडेमिक है, पूरी दुनिया में पेंडेमिक है इनफैक्ट, जो बात नहीं करते हम, वो स्क्रीन टाइम है। अनफॉर्चुनेटली ये भी हम जो बात कर रहे हैं वो भी लोग स्क्रीन के थ्रू देख रहे होंगे, लेकिन पॉडकास्ट का फ़ायदा ये होता है कि ऑडियो भी आप सुन सकते हैं चलते फिरते।
तो स्क्रीन टाइम को अपने कम करें। कोशिश करें कि तरावी के बाद कम से कम मोबाइल ना देखें, बिकॉज़ वो जो ब्लू लाइट आपके फ़ोन की होती है, वो आपको ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी जागते रहो, अभी और काम है। तो जब तक, क्योंकि देखें ये ब्लू लाइट मिमिक करती है डे लाइट को। डे लाइट इंसान बना है डे लाइट में काम करने के लिए, तो उसका दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अभी दिन है, काम करो। तो इसी तरह से रात में ये हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम जो है बिल्कुल सिफ़र कर दें तरावी के बाद, हुँ। और जल्दी सोने की कोशिश करें, वो हैबिट फ़ॉर्म करें। बेस्ट वे क्या है इरिटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए जब हम रोज़े की हालत में हों, तो उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं? देखें, जब चाहे रोज़ा हो या ना हो, आपका चिड़चिड़ापन आपको कोई पसंद नहीं करेगा अगर आप चिड़चिड़े होंगे और एक चिड़चिड़ी शख्सियत के मालिक होंगे। तो कोशिश करें जब गुस्सा आए या चिड़चिड़ापन आए तो 1 सेकंड का पॉज़ लें और अपनी आँखें बंद करें और लंबी गहरी साँस लें और पूछें अपने आप से कि मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ? जो चीज़ें, अगर मैं रोज़ा रखा हुआ है तो मेरे इर्द-गिर्द सब ने रोज़ा रखा हुआ है, या कम से कम 80 से 90% लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है। अगर मुझे प्यास लग रही है तो हो सकता है इनमें से आधे लोगों को प्यास लग रही हो। अगर ट्रैफ़िक मुझे मिला है तो इन लोगों को भी मिला होगा। तो हम लोग के चैलेंजेस, हमारे जो चीज़ें हैं वो सेम अपॉर्च्युनिटीज़ और चैलेंजेस के साथ हम गुज़र रहे हैं। तो किस तरह से मैं कोशिश कर सकूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एज़ अ मुस्लिम जो हमें सिखाया जाता है कि किसी का दिल नहीं दुखाएँ, तो किस तरह मैं अपने फ़ेल से और कॉल से दिल ना दुखाऊँ किसी का। एक बाउंड्री जो कि हमें रमज़ान में सेट कर लेनी चाहिए तमाम लोगों के साथ। अच्छा, आई थिंक ये बहुत ओवरआर्चिंग सवाल है। हर किसी के लिए अपनी बाउंड्री होती है। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो बाहर ज़्यादा जाए। दोस्तों के सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं मैं घर पे इफ्तार करना पसंद करता हूँ, जैसे कि मैं बाहर इफ्तार करना पसंद नहीं करता, इफ्तार के बाद बाद मैं चला जाऊँगा बाहर। तो उसको रिस्पेक्ट करना कि अगर कोई आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार कहता है कि नहीं मैं घर से इफ्तार करके आऊँगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे रूड हो रहा है, वो उसकी बाउंड्री है, उसको रिस्पेक्ट करें। इसी तरीके से कोई कहता है कि लोग जाग रहे होते हैं रातों को, चाहे वो इबादत के लिए हो, जो नफली इबादत होती हैं, या फिर या फिर चाय के होटल में बैठे हों या रिश्तेदारों के साथ जा रहे हों, तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा भी यही कर रहा हो। लेकिन उसकी तो सुबह 10-8 बजे ड्यूटी है, तो वो सोएगा, सहरी टाइम से करेगा, अपने फ़राइज़ पूरे करेगा, तभी पहुँच पाएगा, जो दुनियावी फ़रीज़ा उसको पूरे करने के लिए। द लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने बात की कि रमज़ान एक रीसेट है, इमोशनल रीसेट है, फिज़िकली भी अगर हम देखें तो डिसिप्लिन सिखा रहा होता है, तो कौन-सी एक ऐसी हेल्थ हैबिट है जो कि इट कैन हेल्प अस विन एट लाइफ एंड इट वी कैन टेक इट बियॉन्ड रमज़ान एज़ वेल? कार्ब्स कम कर दें ज़िंदगी से, अपने पकोड़े और समोसे कम खाएँ। जैसे रमज़ानों में बहुत ज़्यादा हो जाता है पकोड़े, समोसे, जलेबी। म्यान रवी में खाएँ, बिल्कुल ख़त्म ना करें। अपने साथ जुल्म भी ना करें, लेकिन ऐसे ना करें कि एक सिटिंग में 4-4 5-5 पकोड़े हम खा रहे हों, क्योंकि वो तो उस वक़्त हो जाता है, लेकिन हमें पता चलता है बाद में जो है सबकी वेस्टें टाइट हो रही हैं ईद तक। और अब वो आपकी मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करता है, वो आपको आपको नो आपने नोटिस किया होगा, ज़्यादातर लोग कहते हैं इफ्तार के बाद नींद आ रही होती है, बड़ी घुनूदगी हो रही होती है, क्योंकि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा शुगर मिल जाती है आपकी बॉडी में। तो वहाँ पे वो पहले आपको हाई देगी, उसके बाद एक क्रैश देती है, जहाँ पे आपको ग़ुनूदगी होने लगती है। अगर आपने आपको मेंटेन करना है बाकी चीज़ों के लिए और फ़रीज़ों के लिए, तो कोशिश करें फाइबर्स, प्रोटीन, कार्ब्स का एक मिक्स रखें। सिर्फ़ एक चीज़ पे हेवी ना जाएँ। हाँ। थैंक यू डॉक्टर तलहा फॉर योर इनसाइट्स एंड आई होप कि तमाम लोगों ने इससे जो है लेसन्स भी लिए होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी हमारी। अंटिल नेक्स्ट टाइम वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इनसाइट्स।